हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के दोस्तों। तो दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में एमपीपीएसजीसीएल के अंदर जो रिक्रूटमेंट निकल के आई थी जूनियर इंजीनियर की कुछ दिन पहले, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स थे इस वैकेंसीज को लेके, और इसका फॉर्म भरने का भी आखिरी डेट बहुत जल्दी आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप इसके फॉर्म भर लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना चाहता हूं जो भी आपके मन में डाउट थे। ठीक है, तो देखो, ये जो रिक्रूटमेंट निकला है ये कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट पर निकला है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आई है, लेकिन हम अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मेनली कनिष्ठ अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी। इसमें 6 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज थी, जिसमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन के डिपार्टमेंट आते हैं, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, और 3 डिपार्टमेंट्स और हैं, ट्रांसमिशन, जनरेशन और मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहली चीज तो यही आती है कि क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो जी हां, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। फिर इसके अलावा कितनी वैकेंसीज पर वो एलिजिबल हैं, तो देखो वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहां पे। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र का जो वितरण कंपनी है, मतलब जो वेस्ट साइड का इंदौर रीजन जो होता है, पश्चिम क्षेत्र मतलब इंदौर रीजन, तो इस रीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, उसमें टोटल 14 लड़कों के लिए और 2 लड़कियों के लिए महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, मतलब 16 वैकेंसी इसके अंदर है। फिर पावर ट्रांसमिशन के अंदर कितनी वैकेंसी है, 4 लड़कों के लिए 1 महिला के लिए, मतलब 5 वैकेंसी इसके अंदर है टोटल। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के लिए, मतलब ये जबलपुर वाला रीजन होता है, जबलपुर साइड का रीजन है ये, इसमें 6 और एक 7 वैकेंसी इसके अंदर है। और फिर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण, ये भोपाल संभाग होता है, इसके अंदर 14 और 3 17 वैकेंसी है। और फिर पावर जनरेशन के अंदर सिर्फ 1 वैकेंसी है। और एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सभी के सभी वैकेंसीज है ही है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी एमपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है वो उसको सिलेक्ट करके उतनी सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप देखिए, एमपी के छात्रों के लिए जो पश्चिम क्षेत्र है इंदौर वाला, उसके लिए टोटल 50 वैकेंसी है ना। फिर पावर ट्रांसमिशन में 41 आई है। फिर उसके बाद जबलपुर वाले में 45 है। भोपाल वाले रीजन में 70 टोटल वैकेंसीज है, और पावर जनरेशन में 5 वैकेंसीज है। ठीक है, तो अब इसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है कि कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर हम किस रीजन को पहले भरें, क्योंकि इसमें आपको ऑर्डर बताना है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ऑर्डर बताना है कि कौन से रीजन को आप सबसे ऊपर रखना चाहते हो, कौन सी कंपनी को। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो है ना, तो वो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। मध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 14 बॉयज के लिए, 3 लड़कियों के लिए, तो इसको आप सबसे ऊपर रखना। ये भोपाल का संभाग है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का। ठीक है, इसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये सारा रीजन लगता है, 3 में डिवाइडेड है, तो ये भोपाल संभाग हो गया। फिर पश्चिम क्षेत्र हो गया आपका इंदौर वाला, ये सबसे बेस्ट है, इसमें भी 16 वैकेंसी है, दूसरे नंबर पे इसे रखना। और तीसरे नंबर पे आप पूर्व क्षेत्र वाले को रख सकते हो, इसमें 7 वैकेंसीज है। फिर इसके बाद पावर ट्रांसमिशन के अंदर दोस्तों टोटल 5 वैकेंसी है ना, और पावर जनरेशन के अंदर सिर्फ 1 ही वैकेंसी है। तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 46 के आसपास है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर है। और जो मध्य प्रदेश के खुद मूल निवासी हैं, जिनके पास एमपी डोमिसाइल है, उन बच्चों को देखिए कैसे रखना है। तो मध्य क्षेत्र में वैकेंसी है 70, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है। फिर पश्चिम क्षेत्र में है 50, पूर्व क्षेत्र में है टोटल 45, ट्रांसमिशन के 41, और जनरेशन के अंदर 5। अब यहां पे बात आ जाती है कि किस कंपनी की वर्किंग कैसी है और आप कहां से बिलोंग करते हो। अगर आप एमपी के ही रहने वाले हो और आप किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो, जैसे आप पश्चिम क्षेत्र से बिलोंग करते हो, इंदौर वाले रीजन से बिलोंग करते हो, तो आप इसी को ऊपर रखना, क्योंकि आपको अपनी होम लोकेशन मिल सकती है ना। पूर्व क्षेत्र मतलब जबलपुर वाला रीजन है, तो आप इसको ऊपर रखना। अगर आप भोपाल के आसपास वाले एरिया से हो तो आप इसे ऊपर रखना। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे ज्यादा वैकेंसी है उसी को इस ऑर्डर में आप लगाइए। ठीक है, और बाकी जो आप एमपी के हो तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। जनरेशन को सबसे नीचे ही रखना, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 वैकेंसीज है ना। फिर पावर ट्रांसमिशन को ऊपर रखना है या नहीं, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन में जब सिलेक्शन होने के बाद लोकेशन मिलती है ना, तो वो थोड़ा दूर दराज वाले इलाके में मिलती है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो तो शहर में ही होता है। आपको आपके संभाग में अगर जॉब लग गई तो आपका काम ही हो गया, आप होम स्टेट में भी मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हो बाद में ट्रांसफर लेके। ठीक है, तो ये था वैकेंसीज का हिसाब किताब और किस ऑर्डर में आपको रखना है। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी कि भाई इसमें आयु की तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लिमिट की। इसमें 40 इयर्स की जनरल वालों की एज लिमिट है ना। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 40 इयर्स एज लिमिट है, तो कोई समस्या ही नहीं है एज लिमिट की। इसके फॉर्म की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है एमपी की, हमेशा 1200 रुपए है
यूआर वालों के लिए, तो अदर स्टेट के जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो भी यूआर में करेंगे 1200 में, और एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एमपी के हैं उनके लिए 600 फॉर्म फीस है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जाम होता है, वन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें जो 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से 60 क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल के और 40 क्वेश्चंस आएंगे नॉन टेक्निकल के। अब क्या था कि इन्होंने पिछले साल जो पेपर कराया था उसके उसके कंपैरिजन में ये बार पैटर्न चेंज कर दिया। इस बार 60 क्वेश्चंस टेक्निकल के हैं, 40 क्वेश्चन इस बार नॉन टेक के हैं। अब नॉन टेक में इन्होंने बताया नहीं है कि किस सेक्शन का कितना वेटेज है, तो आपको नॉन टेक्निकल में देखिए क्या क्या प्रिपेयर करना होगा। आपको जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना होगा, आपको कंप्यूटर प्रिपेयर करना होगा, आपको एमपी की जीके प्रिपेयर करना होगा, फिर आपको रीजनिंग प्रिपेयर करना होगा, और आपको और क्या बचता है, एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करना होगा। ये 5 चीजें तो आपको प्रिपेयर करके जानी ही है, जिसमें एमपी जीके का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, अब आपके भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जिनको मैं अब स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, चलो उनको डिस्कस करते हैं ना। अच्छा हाँ, फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट 23 जनवरी है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। आज 16 तारीख ऑलरेडी हो गई है, 16 है, हाँ बिल्कुल 16 तारीख है, तो फॉर्म भरने की डेट मतलब एक हफ्ता ही बचा है, तो इसमें फटाफट से अप्लाई कर दो, है ना। तो इसमें एलिजिबिलिटी किसकी है, तो ये बी बीटेक वाली वैकेंसीज थी, है ना, मतलब सॉरी जेई लेवल की वैकेंसीज थी, तो इसमें डिप्लोमा बी और बीटेक सारे के सारे कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब डबल ई और ट्रिपल ई के, कहां लिखा हुआ है, डिप्लोमा बी बीटेक, तीनों के तीनों बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं चाहिए, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए, तो यही डाउट था कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, ट्रिपल ई हाँ एलिजिबल है। फिर अदर स्टेट के लिए सिर्फ 19 सीट है, नहीं 19 नहीं है, 46 सीट्स हैं। फिर यहां पे लिखा है कि एमपी जीके में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मतलब एमपी जीके में पासिंग मार्क्स जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 40 नंबर का नॉन टेक्निकल है, 60 नंबर का टेक्निकल है, टोटल 100 नंबर में का एक कट ऑफ है। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है न्यूनतम कट ऑफ 25% होगा टोटल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, मतलब 100 में से आपको 25 से ज्यादा नंबर लाने होंगे। तो सिंपल सी बात है, सिलेक्शन लेना है तो कट ऑफ क्लियर करना है। ये 25 तो ओवरऑल 100 में से है, कोई सेक्शनल कट ऑफ वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है ना, तो उस चीज की कोई टेंशन नहीं है। फिर अदर स्टेट वाले यदि सेंट्रल का कास्ट लगाएंगे तो कैटेगरी में काउंट होंगे जनरल में, अदर स्टेट वाले हमेशा यूआर में काउंट होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल नहीं है, केवल एमपी वालों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। फिर ठीक है, और क्या क्वेश्चंस थे, अदर स्टेट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस सजेस्ट कर दीजिए, तो पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बता दी है कि किस ऑर्डर में आपको डिपार्टमेंट्स को रखना है। फिर उसके बाद एमपीपीजीसीएल जेई के लिए आपका शपथ या इलेक्ट्रिकल डिवीजन बैच में से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो शपथ बैच मेरा क्वेश्चंस का बैच है और इलेक्ट्रिकल डिवीजन बैच थ्योरी बैच है, तो आपको अभी थ्योरी बैच परचेज करना है, क्वेश्चंस बैच परचेज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जेई में थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मेरी पहले थ्योरी आप कवर करिए उसके बाद क्वेश्चंस। क्लियर। जनरल वाले पोस्ट में भी रिजर्वेशन है क्या, जी नहीं, जनरल वाले पोस्ट में कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं होता। और कुछ बच्चे ये भी बताते हुए पाए गए हैं ग्रुप में कि भाई एमपी वालों को अलग से वेटेज रहता है, बाहर वालों की सिर्फ 5% सीट रिजर्व रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी तरीके की ऐसी चीज नोटिफिकेशन में नहीं लिखी रहती, ना कोई इनसाइडर ऐसा है, इसमें ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई भेदभाव है, सीधे की सीधे सीबीटी का पेपर है, आप आराम से फॉर्म भरो, नंबर लेके आओ, काम खत्म। फिर इसके बाद इसके लिए अलग से प्रोफाइल बनानी पड़ेगी या एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड वाली चल जाएगी, तो ये नहीं चलेगी, इसका अलग से रजिस्ट्रेशन और पूरा का पूरा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फॉर्म भरना होगा, है ना। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड वाला जो व्यापम वाला बोर्ड है वो नहीं चलेगा। एमपीपीजीसीएल जेई में फोटो विद डेटा डेट अपलोड करना है या विदाउट डेट, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है सीधे रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, है ना। जब आप फॉर्म भरोगे तो रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, तो विदाउट डेट भी आप अपलोड कर सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, और फिर सिग्नेचर अपलोड करने, ठीक है ना। फिर कुछ बच्चों को यह भी दिक्कत आ रही थी कि सर मूल निवासी मांग रहा है, तो देखो क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी चाहिए या स्थानीय निवासी चाहिए, केवल जिन जो मूल निवासी हैं उनके हेतु, केवल एमपी डोमिसाइल वालों को डोमिसाइल देना है और किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो अदर स्टेट कैंडिडेट्स में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो यही सब था आज की वीडियो में। अब इसमें एग्जाम को लेके क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और नॉन टेक्निकल के लिए सॉलिड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिली हो तो इसको लाइक कर दो, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।
तब तक के लिए थैंक यू।